गुड इवनिंग गाइस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केन्स टेक्नोलॉजी के शेयर में आज 5 दिसंबर 2025 है। आज के दिन में लगभग 12% का गिरावट देखने को मिला है और कंपनी का शेयर पिछले 2 हफ्ते के मुकाबले जब ये 7,750 के लेवल में था तब के मुकाबले अभी 4,350 के लेवल पे आ चुका है। मतलब लगभग 44% फॉल हो चुका है। अभी कंपनी का आउटलुक कैसे नज़र आता है हम लोगों को, ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहली बात, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई दिस फॉल। रिसेंट फॉल आया है बिकॉज ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है, क्रिटिकल रिपोर्ट रिलीज किया है। कंपनी का कुछ अकाउंटिंग एरर बोलिए या फिर उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ कंसर्न जो उन्होंने मेंशन किया है, उसके रिलीज करने के बाद इन्वेस्टिंग नो मार्केट में कुछ निगेटिव सेंटीमेंट राइज हुआ है और कंपनी ऑलरेडी बहुत हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा था। इट वाज ट्रेडिंग एट ए वैल्यूएशन ऑफ 120-140 in the recent days. So it has corrected and now it has reduced. Its P ratio has come to 77 level as it was trading in the day end. So what are the issues that Kotak Mahindra Bank has raised? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसक्राइम को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बोल के एक कंपनी है। तो इस कंपनी को केन्स टेक्नोलॉजी ने एक्वायर किया था, तो एक्विजिशन किया था। तो what Kotak Mahindra Bank has told in its report कि ये after making the acquisition, the order book or the order that this company was having, those order book or orders you should have mentioned in goodwill instead of mentioning it in intangible asset. अभी कंपनी केन्स टेक्नोलॉजी ने भी क्लैरिफिकेशन दिया है। उनका कहना है कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार वी कैन mention the orders either in goodwill or in intangible asset. Now we have mentioned it in intangible asset, so this is not a big deal as the company is trying to say. So we can say this is not a big issue. this is not a like कंपनी का अंदर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। ये जस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बारे में बोला जा रहा है कि तुमने ऐसा करके वैसा क्यों नहीं किया, वैसा लिखा ऐसा क्यों नहीं लिखा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट द मेजर इशू दैट वी शुड बी we should be thinking about selling Keynes technology if one is selling. Second reason what Kotak Mahindra Bank has mentioned is ये एज यू नो कंपनी का अभी लगभग 15 से 17 सब्सिडियरी हो चुका है। अभी केन्स टेक्नोलॉजी का contingent liability on consolidated level has gone up to 18%. Okay, so it has raised concern regarding its contingent liability thing, liability portion of in the balance sheet. अभी कंपनी का कहना है कि this figure was around 40% in the previous years. Okay, now they have brought it down to 18%. They have also told that कि ये उनका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है। कि ये कैसे होता है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कैसे आता है। केन्स टेक्नोलॉजी जब उनका जो सब्सिडरी है वो जब इलेक्ट्रॉनिक सामान किसी उनका पार्टी को बेचता है, क्लाइंट को बेचता है, तो क्लाइंट इमीडिएटली उनको पेमेंट नहीं देता है, उनको डिले करता है। मतलब 4 महीना 5 महीना 6 महीना डिले करेगा। अभी वो उसका सब्सिडरी क्या करेगा, केन्स का उस इनवॉइस को बैंक में जमा रख के बिल डिस्काउंटिंग करा लेगा। ठीक है, तो बिल डिस्काउंटिंग कराने के पहले बिल बैंक गारंटी भी एक चीज होता है। तो बैंक गारंटी से क्या होता है कि
ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी पैदा होता है। मतलब अगर कोई कंपनी अभी बैंक क्या बोल रहा है केन्स टेक्नोलॉजी को कि मान लीजिए केन्स टेक्नोलॉजी जाएगा बैंक के पास, ठीक है, बैंक को बोलेगा हमारा सब्सिडियरी है, आप इनको इनवॉइस रखिए, अगर आपके पास पैसा नहीं आया तो हम लोग ये आपको फंड कर देंगे। तो बैंक उनको दे देगा सब्सिडियरी को, और केन्स टेक्नोलॉजी के पास एक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी आ जाएगा। अगर उसका सब्सिडियरी को पैसा नहीं, सब्सिडियरी ने उसका पैसा, मान लीजिए कि इफ़ द सब्सिडियरी इज अनेबल टू पे और उसका बिजनेस नहीं चला, तो केन्स को बैंक के पास जाके पैसा देना पड़ेगा। तो जो नॉर्मली होता नहीं है, पैसा आ जाता है, लेकिन उसको अपने बैलेंस शीट में ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी दिखाना पड़ेगा। तो उसके वजह से ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी पैदा होता है। पहले ये 40-45% था, अभी हालांकि ये 18% के करीब आ गया। तो दिस इज नॉट लाइक ए न्यू इशू, it was previously there. In fact, it was there in the balance sheet in the previous years also. Rather in a it was these numbers were much higher. Now it has reduced to 18%. Now that Kotak Mahindra Bank has raised concern, so we should not give this thing too much importance, because these things were already there and market knew those things. It was not like it's a very new thing. Now third thing is related party transaction. Related party transaction क्या होता है, कंपनी का जितना सब्सिडियरी है, मान लीजिए केन्स का दो सब्सिडियरी है, केन्स इलेक्ट्रॉनिक्स और स्क्रामेंको अभी ये दोनों के बीच में एक ट्रांजेक्शन है, मतलब कुछ लेन देन है, तो उनका कॉन्सोलिडेट, उनका स्टैंड अलोन सब्सिडियरी का जितना भी स्टैंड अलोन स्टेटमेंट है, उसको एक मतलब 200 करोड़ इसने इसको दिया। इस 200 करोड़ इसका भी बैलेंस शीट में दिखना चाहिए और इसका भी बैलेंस शीट में दिखना चाहिए। अभी कंसोलिडेटेड लेवल पे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, नेट नेट जीरो हो जाएगा, लेकिन इसका स्टैंड अलोन में देखना चाहिए 200 करोड़ जो ट्रांजेक्शन है, और इसका भी स्टैंड अलोन जो फिगर है उसमें दिखना चाहिए। अभी क्या है कि उनका एक गलती केन्स के साइड से भी हुआ है, उसका कोई एक सब्सिडियरी में एक ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, दूसरे में नहीं दिखा रहा है, तो कंपनी ने ये एक्नॉलेज किया है और कंपनी बोला है नेक्स्ट टाइम से हम लोग ये मिस्टेक नहीं करेंगे। लेकिन ये कंसोलिडेटेड लेवल पे कोई इशू नहीं है, कंपनी का जो प्रॉफिट फिगर है, जो रेवेन्यू फिगर है, वो जैसे था वैसा ही है, तो ये भी कोई इतना बड़ी बात नहीं है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नेक्स्ट चीज इन्होंने ऐसे, उनका कहना है कि कंपनी का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 17% हो गया, लेकिन कंपनी का कहना है कि उसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एक्चुअली 10% है, बिकॉज कंपनी बिल डिस्काउंटिंग करके भी पैसा ले लेता है बैंक से। कंपनी डज नॉट हैव टू वेट टिल इट्स क्लाइंट पेज द मनी टू इट। तो कंपनी कुछ बिल डिस्काउंटिंग करके मान लीजिए 100 रुपये अगर 17% रेट से भी उठाया, बाकी 100 रुपये बिल डिस्काउंटिंग में मान लीजिए 3% से बिल डिस्काउंटिंग हो जाएगा, जो मार्जिन लेता है कंपनी, बिल डिस्काउंटिंग जिसको कहते हैं, तो 200 रुपये अल्टीमेटली उसको 17 + 3/2 मतलब 10% रेट में मिल गया। तो अल्टीमेटली कंपनी का कहना है कि उसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज नॉट 17%, एक्चुअली 10% ऑन ए कंसोलिडेटेड लेवल। ओके, नेक्स्ट इंटेंजिबल एसेट जो कंपनी ने दिखाया, तो ये नेक्स्ट 2-3 ये नहीं भी डिस्कस करने से चलेगा। और एक चीज़ बोला, वर्किंग कैपिटल डेज का बहुत ज़्यादा हो गया। ये जितना भी स्मार्ट मीटर प्लेयर है, जैसे जीनस पावर हो गया, केन्स टेक्नोलॉजी हो गया, उनका नेचर ऑफ बिजनेस ही ऐसा है, क्योंकि गवर्नमेंट बिजनेस है, गवर्नमेंट का पेमेंट में वैसे ही डिले होता है, तो उसका वर्किंग कैपिटल डेज ज़्यादा ही होता है। अभी कंपनी का कहना है कि वर्किंग कैपिटल डेज दे विल रिड्यूस फ्रॉम 120 to 90 लेवल। तो there will also be improvement in this area that the company is thinking to make.
or projecting to make. तो कंपनी का यही क्लैरिफिकेशन है कि ये सब जितना भी कंसर्न है उन सब के ऊपर कंपनी का बेसिकली लास्ट थिंग पे ऊपर कंपनी का गहरा नज़र है. कंपनी इज ट्राइंग टू रिड्यूस वर्किंग कैपिटल फ्रॉम 120 to 90 days. और ये बिजनेस मॉडल ही ऐसा है स्मार्ट मीटर का जो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल डेज होता है. तो दिस इज़ नॉट ए वेरी बिग इशू एंड नॉट ए न्यू थिंग. तो जितना भी कंसर्न रेज किया गया है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जितना भी कंसर्न है ये वी डोंट नो, देयर मे बी सम मोटिव टू short the share, and maybe there has been some vested interest from some other parties, and they were trying to release the report so that they could short. Also the company was trading at a very high P. And high P में क्या होता है कि कोई भी न्यूज़ आता है, जैसे अदानी के केस में हुआ था हाई पी में ट्रेड कर रहा था, हिंदन बस का रिपोर्ट आ गया. अभी कंपनी इसके बाद कंपनी में बहुत ज़्यादा वीकनेस हम लोग को फॉल देखने को मिला. इसके बाद कंपनी बाउंस बैक भी किया था, लेकिन बिकॉज ऑफ आधुनिक ग्रुप में इतना ग्रोथ नहीं है कि बाउंस करके उतना लेवल पे चला जाएगा. लेकिन केन्स में वो ताकत है क्योंकि केन्स इज प्रोजेक्टिंग इट्स रेवेन्यू टू ग्रो टू 1 billion by FY28, and which accounts to around 50 to 50% growth, and by FY30 companies projecting to make a 2 billion revenue. So a company is in very growth mode and expansion mode, and you can very well see the stock price to rebound. This is what my analysis is. So this is all for today's video about this fresh fall of in the company. So thank you guys.